इस बात से अनजान सिद्धार्थ की एक अदृश्य ताकत के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है। वो बिसलपुर गांव में मौजूद बीरेन शर्मा की हवेली में पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने पाया कि पूरी हवेली एक अजीब तरह के सन्नाटे से भरी हुई थी। हवेली को बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई हो ही ना। सिद्धार्थ को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सिद्धार्थ ने सरसरी निगाह रंजना के घर पर भी दौड़ाई, लेकिन रंजना के घर के बाहर भी सन्नाटा फैला हुआ था। कहां चले गए सब के सब? सिद्धार्थ ने अपने आप से कहा, और उसके बाद हवेली का मेन दरवाजा खोल दिया था। सिद्धार्थ ने जैसे ही मेन दरवाजा खोला कि अपने सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया था। उसके सामने उसकी मां निर्मला देवी बैठी हुई थी और सब लोगों ने उन्हें घेर रखा था। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने सामने अपनी मां निर्मला देवी को बैठे देखा कि उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल पड़े और वो दौड़कर उनके गले लग गया था, और निर्मला देवी ने भी उसे गले लगा लिया था, और उसके बाद उनकी आंखों से भी आंसू बाहर निकलने लगे थे। दोनों लोग रो रहे थे और माँ और बेटे का ये मिलन देखकर वहां बैठे हुए सभी लोग भाव विभोर हो गए थे। सिद्धार्थ आज करीब 25 दिन बाद अपनी माँ से मिल रहा था, इसलिए वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता था कि उसे कितनी खुशी हो रही है। कुछ देर तक सिद्धार्थ अपनी माँ के गले से लगा रहा और फिर उसके बाद अलग होते हुए बोला, माँ, अब यहाँ कैसे, और क्या पिताजी भी आए हैं? उसने दो सवाल एक साथ अपनी माँ की तरफ ताक दिए थे। नहीं, वो अकेले आई हैं। महेश जी को डॉक्टर ने ट्रैवलिंग करने से मना कर रखा है, इसलिए हम उन्हें लेकर नहीं आए। निर्मला के कुछ जवाब देने से पहले ही बीरेन शर्मा ने बाहर आते हुए कहा। वो भी निर्मला के साथ आए थे। बीरेन शर्मा को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ दौड़कर बीरेन शर्मा के गले लग गया था। वो बीरेन शर्मा का बार बार धन्यवाद कर रहा था। बीरेन के गले लगने के बाद सिद्धार्थ जाकर निर्मला के बगल में बैठ गया और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोला, तो ये आप लोगों का प्लान था कि बाहर सन्नाटा फैला रहे और मैं ये सोचकर डर जाऊं कि आखिर क्या हो गया, सब कहां चले गए, है ना? सिद्धार्थ के सवाल करने पर सब लोग मुस्कुरा उठे, और जब उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो बीरेन शर्मा ने कहा, सिद्धार्थ, ये अभिमन्यु का प्लान था, उसने ही ये सब किया था। तुमको अगर कोई शिकायत है तो उससे कहो। बीरेन शर्मा के इतना कहने पर सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, मानो वो कहना चाह रहे हो, मुन्ना, तुमने मुझे परेशान किया था, इसलिए मैंने भी तुम्हें परेशान किया है। अच्छा, तो ये सब आपका किया धरा है? सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, और फिर कुछ देर बाद रुककर बोला, लेकिन एक मिनट, आपको पता कैसे चला कि मैं आने वाला हूँ? सिद्धार्थ के सवाल करने के बाद अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। सोचो कैसे पता चला होगा? अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से कहा। अभिमन्यु के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर में अभिमन्यु अंकल को उसके आने के बारे में कैसे पता चला। जब वो अपना दिमाग दौड़ाकर परेशान हो गया तो उसने हार मानते हुए अभिमन्यु से कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पता चला, आप प्लीज बताओ ना एक बार। रुक्मिणी ने बताया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। रुक्मिणी ने? क्या उसे मालूम था कि मां आई हुई है? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। हाँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, वो बताने के लिए तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे मिले नहीं। फिर वो दानू के पास गई, उसे लगा कि शायद तुम वहां हो, तो वहां से उसे पता चला कि तुम गांव के लिए निकल चुके हो। अभिमन्यु ने जवाब दिया। अच्छा, सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। उसके बाद हमें लगा कि चलो, अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें थोड़ा सा परेशान ही कर लेते हैं, अभिमन्यु ने कहा, और उसके बाद सब हंसने लगे थे। उन लोगों के साथ निर्मला भी हंस रही थी, और निर्मला को हंसते देखकर सिद्धार्थ को बड़ा अच्छा लग रहा था। आज उसने कई हफ्तों के बाद अपनी माँ को खुलकर हंसते हुए देखा था। सब लोग तो हंस रहे थे, लेकिन निर्मला के पैरों के पास बैठे गुल्लू के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। निर्मला ने अभी तक सिद्धार्थ से गुल्लू का हालचाल नहीं पूछा था, इसलिए वो उदास था। उसकी उदासी देखते ही सिद्धार्थ समझ गया कि गुल्लू क्या चाहता है, और इसलिए उसने अपनी माँ निर्मला से कहा, माँ, गुल्लू बहुत दुखी है, आपने अभी तक उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे उसे देखना भी नहीं है।
निर्मला ने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। क्या हुआ आंटी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? निर्मला की बात सुनने के बाद गुल्लू ने मायूसी भरी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को सुनाई पड़ी। इसने ऐसा क्या कर दिया माँ, जिसकी वजह से आप इतना नाराज हो? सिद्धार्थ ने गुल्लू की तरफदारी करते हुए पूछा। क्या बात करूं इससे? जब से आया है दूर ही बैठा है। तुम्हारे साथ यहाँ आने के बाद अपनी माँ को तो भूल ही गया है, वरना पहले कैसे खाने के चक्कर में भागते हुए मेरे पास आ जाता था। निर्मला ने गुल्लू की ओर बिना देखे जवाब दिया और निर्मला के इतना कहते ही गुल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़कर निर्मला की बाहों में सिमट गया था। गुल्लू जैसे ही निर्मला की बाहों में सिमटा कि निर्मला ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, जैसे मानो वो दोनों कब के बिछड़े हुए हों। इधर गुल्लू, निर्मला और सिद्धार्थ का भरत मिलाप हो रहा था और उधर दूसरी तरफ इंद्रनगर में महाराज चंद्रमौली का कवच कुंड में पहुंच चुका था और वो जलने लगा था। जैसे जैसे कवच जल रहा था वैसे वैसे उसके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही थी, जो कुंड से निकलने के बाद सीधा जाकर कुलगुरु विचित्रवीर के शरीर में समा रही थी और उस ऊर्जा के उनके शरीर में समाने की वजह से कुलगुरु विचित्रवीर का शरीर, जो पूरी तरह से कांतिहीन हो चुका था, उसमें धीरे धीरे ऊर्जा का संचार बढ़ने की वजह से कांति आने लगी थी। कुलगुरु विचित्रवीर के चेहरे पर आ रही कांति को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों, जैसे युवराज परमदेव, महारानी अवंतिका देवी, महारानी विजया देवी समेत सारे लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देने लगी थी। आखिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई भी क्यों न पड़े, जिस कुलगुरु विचित्रवीर के ऊपर उनका पूरा राज्य निर्भर था। उन्हें ठीक होता देखकर उनके चेहरे पर खुशी आना लाजमी था, लेकिन जैसी खुशी उनके चेहरे पर आ रही थी, ठीक वैसी ही खुशी राजमहल के एक कोने में छुपकर खड़े ये देख रहे श्रीमंत के भी चेहरे पर आ रही थी। उसे महान माँ का वो उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा था, जिसके लिए महान माँ ने बद्री के माध्यम से जीवन ज्योति में लाल रोशनी निकलने का संदेश कुलगुरु विचित्रवीर तक पहुंचाया था। क्या अब हमें आत्मा मणि मिल जाएगी कुलगुरु? युवराज रुद्रदेव की माँ महारानी विजया देवी ने आगे बढ़कर सवाल किया। हाँ महारानी, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द आत्मा मणि मिल जाएगी और हम उसके माध्यम से युवराज रुद्रदेव से संपर्क साधकर उन्हें आगाह कर सकेंगे, ताकि वो विधि पूर्वक अनुष्ठान करके राज्य रक्षक को यहाँ लेकर आ सके। कुलगुरु ने महारानी विजया देवी को जवाब दिया और उनका जवाब सुनकर महारानी विजया देवी समेत सारे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। महारानी विजया देवी ने जब अपने पुत्र युवराज रुद्रदेव के गले में आत्मा को शरीर से खींचने वाले मणि अस्त्र डालकर पृथ्वी पर राज्य रक्षक यानी सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजा था, तब उन्हें इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि वो अपने पुत्र को जीवित भी देख सकेंगी। लेकिन आज जब कुलगुरु ने उन्हें ये आश्वासन दिया, तो उनकी आंखों से अपने पुत्र के जीवित आने की खुशी में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। ठीक है, अब सभी लोग अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कीजिए। आत्मा मणि बनते वक्त यहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होगा, इसलिए हमें अपनी आंखों को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। कुलगुरु विचित्रवीर ने चेतावनी देते हुए कहा और उनकी बात सुनकर सब लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़े थे। कुलगुरु की बात सुनने के बाद श्रीमंत भी वहां से चल पड़ा था और वो चलकर राजमहल के उस कोने में पहुंच गया था जहां पर महान माँ का निवास स्थान था। श्रीमंत ने वहां पहुंचकर महान माँ के कक्ष की ओर देखा तो पाया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थी। महान माँ को वहां ना देखकर श्रीमंत को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। महान माँ को वहां ना पाकर श्रीमंत ने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन श्रीमंत को महान माँ कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। शाम के करीब 6 बज चुके थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जो पक्षी विचरण करने गए थे वो अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे। निर्मला, अभिमन्यु, वेदिका, गुरुबचन सभी लोग हवेली की छत पर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, जबकि सिद्धार्थ और बीरेन शर्मा उनसे थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो सिद्धार्थ, अब आगे का क्या प्लान है? क्या तुम ईटानगर चलने के लिए तैयार हो? बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ से सवाल किया। हाँ, चलना तो है, सिद्धार्थ ने बहुत ही मायूसी भरी आवाज में जवाब दिया। अब क्यों मायूस हो रहे हो सिद्धार्थ? जो तुम्हें ढूंढ रहे थे वो खुद ही ऊपर चले गए। ऊपर से विदित ने भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो खुश हो जाओ। सिद्धार्थ को मायूस देखकर बीरेन शर्मा ने उसे समझाते हुए कहा। तो आपको सब पता है?
सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से कहा, इतना बड़ा कांड किया है तुमने और तुम्हें लगता है कि ये बात किसी को पता भी नहीं होगी। बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, मैंने मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो। इससे पहले कि सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता कि बीरेन शर्मा ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोले, मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रहा हूं सिद्धार्थ, ना ही मुझे ये जानना है कि योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा कैसे मरे। वो दोनों मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारा रास्ता साफ है तो तुम अब वापस चल सकते हो। मुझे बस इतना पता है। बीरेन शर्मा की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ के मन में बीरेन शर्मा के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। एक इंसान जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, ना ही उस इंसान को सिद्धार्थ से कोई फायदा मिल रहा था। वो निस्वार्थ भाव से सिद्धार्थ की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि सिद्धार्थ के लड़ने का स्टाइल उसके बेटे आदित्य कुलश्रेष्ठ से मैच कर रहा था। ठीक है अंकल, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और उसके बाद उससे आगे वो कुछ और बोलता कि सिद्धार्थ की मां निर्मला वहां आ गई और वो सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, बेटा सुकृति के क्या हाल है? ये लोग बता रहे थे कि वो किसी काम से दिल्ली गई है। कब तक वापस आएगी? निर्मला के सवाल पूछने पर सिद्धार्थ का दिल धक करके रह गया था। जल्दी आएगी माँ, बात हुई थी, बोला है जल्दी आऊंगी, वहीं मिलेगी ईटानगर में। सिद्धार्थ ने झूठ बोलते हुए कहा, ठीक है बेटा। इतना कहकर निर्मला देवी वहां से चली गई थी। तुमने निर्मला से झूठ बोला ना सिद्धार्थ? निर्मला देवी के जाने के बाद बीरेन शर्मा ने उससे सवाल किया। हाँ, क्या करूं? और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अगर उन्हें सुकृति का सच बता देता तो वो इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वैसे भी पापा की तबीयत को लेकर वो बहुत परेशान रहती हैं। सिद्धार्थ ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, तुम्हें एक बार सुकृति से मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुमने जो किया था वो बहुत जल्दी में कर लिया था। तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। बीरेन शर्मा ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, अब जो होना था वो हो गया अंकल। पहले जो सामने आ रहा है उससे निपटे, बाकी का बाद में देखेंगे। सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से कहा और उसके बाद उसने बीरेन शर्मा से आगे कहा, अंकल मुझे आपको एक बात बतानी थी। वैसे मैं ये बात अभिमन्यु अंकल को बताना चाहता था, लेकिन आप आ गए हैं तो आपको ही बता देता हूँ। बोलो बेटा, बीरेन शर्मा ने कहा। आपको ये तो पता चल गया कि योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा मुझे ढूंढते हुए जयपुर पहुंच गए थे, लेकिन आपको ये पता है कि वो कैसे पहुंचे थे? सिद्धार्थ ने बीरेन शर्मा से कहा, नहीं पता, कैसे पहुंचे थे? बीरेन शर्मा ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, उन्हें मेरा एड्रेस कृतिका ने दिया था। कृतिका ईटानगर में है और वो शुभंकर के संपर्क में थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही बीरेन शर्मा से इतना कहा कि उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। कृतिका ऐसा कैसे कर सकती है और वो ईटानगर कैसे पहुंच सकती है? बीरेन शर्मा हैरान होते हुए बस इतना ही कह पाए थे। आखिर कैसे पहुंची थी कृतिका ईटानगर और क्या करेंगे बीरेन शर्मा कृतिका की सच्चाई जानने के बाद? आखिर कहां गायब हो गई है महान मां जिसे ढूंढ रहा है श्रीमंत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।